हेलो नमस्ते, आप सभी लोगों का स्टडी टुडे विद विप्लव चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किए गए प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2021-22 का मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10 का है, विषय विज्ञान और ये सेट 5 है। याद रखिएगा सेट 5 है। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, अगर आप अभी तक सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, नीचे इसका लिंक दिया गया है। 40 प्रश्न रहेगा, 40 प्रश्न रहेगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के रहेगा। याद रखिएगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। नो मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग है। याद रखिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। प्रथम क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। प्रथम क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से सभी। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। ऑप्शन देखिए, केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, सभी परावर्तक पृष्ठों पर। इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश के नियम लागू होते हैं सभी परावर्तक पृष्ठों पर। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, सभी परावर्तक पृष्ठों पर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? फोकस दूरी बराबर फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है? वक्रता त्रिज्या r/2 होता है। याद रखिएगा। तो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। याद रखिएगा। f इजिकल टू क्या होता है? r/2 होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी बराबर क्या होता है? याद रखिएगा, फोकस दूरी बराबर r/2 होता है। फोकस दूरी बराबर r/2 होता है। तो क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, उसकी r दिया हुआ है 20, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा f, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 5 को। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? C पर, F पर, C एवं F के बीच, F एवं P के बीच। इसका सही आंसर हो जाएगा C पर। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? C पर बनेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर, आभासी, वास्तविक, ए और बी दोनों कोई नहीं। देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आभासी, वास्तविक दोनों हो जाएगा ए और बी। याद रखिएगा, प्रतिबिंब बड़ा व वास्तविक बनता है। वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनता है अवतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? साइड मिरर के रूप में। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 को। सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण या परवलयिक दर्पण। इसका सही आंसर हो जाएगा सोलर कुकर में अवतल दर्पण का। याद रखिएगा, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण का क्या क्या यूज होता है? याद रखिएगा, अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण, सोलर कुकर, हजामत बनाने में, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, परावर्तक दूरबीन में, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। -15 सेंटीमीटर। दर्पण लेंस संभवतः है, जो दर्पण होगा और लेंस वो कैसा होगा? दोनों अवतल होगा, दोनों उत्तल होगा। ऑप्शन को देखिए, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों अवतल। याद रखिएगा, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस कैसा होगा? दोनों अवतल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध है? याद रखिएगा,
पावर ऑफ लेंस का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर, और P इजिकल टू क्या होता है 1/f होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा P इजिकल टू 1/f, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखे। क्या होता है, m इजिकल टू होता है v/u होता है। ये v होता है क्या ना लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और u होता है लेंस से वस्तु की दूरी। याद रखिएगा v इक्वल टू क्या होता है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और लेंस से वस्तु की दूरी u इक्वल टू होता है। तो और एक फॉर्मूला होता है, इसको भी याद रखिएगा। लेंस का जो आवर्धन होता है वो होता है जो इमेज होता है, जो प्रतिबिंब की हाइट होता है, उसे डिवाइड किया जाता है किससे, ऑब्जेक्ट की हाइट से। याद रखिएगा वस्तु की हाइट से, ये दोनों को याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, m इजिकल टू v/u। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है। जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है। इसको याद रखिएगा। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, और अनंत होता है कौन सा, दूर बिंदु होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिए। तो 12 का आंसर सी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र के द्वारा ह्यूमन आई के द्वारा कैसा ना रियल होता है और उल्टा होता है। याद रखिएगा, मतलब वास्तविक एवं उल्टा होता है। याद रखिएगा, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। याद रखिएगा। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूहों का आपस में आदान प्रदान होता है। ऑप्शन को देखिए, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। इसका सही आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, द्विविस्थापन कहता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए 15 को, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम से आधार पर किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को द्रव्यमान संरक्षण नियम, निश्चित अनुपात का नियम, अवोगाद्रो का नियम, डाल्टन का नियम। इसका सही ऑप्शन द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो विनाश होता है ना ही सृजन होता है पदार्थों का। याद रखिएगा, परमाणुओं का। ठीक है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं। याद रखिएगा, तत्वों का कुल द्रव्यमान, अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की वृद्धि होती है। उपचयन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। याद रखिएगा, उपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उपचयन में। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो उसे उपचयन कहा जाता है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, X का नाम क्या है। सफेदी करने में होता है तो X का नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन को देखिए, बी में देखिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम नाइट्रेट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। याद रखिएगा, सफेदी में यूज किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, लवणीय। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। देखिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिया गया चित्र क्या दर्शाता है, क्वेश्चन नंबर 19, जल की बर्बादी को रोका जाए, सांद्र अम्ल वाले बर्तन में लगा चेतावनी, धूम्रपान से बचे, भोजन करने के
पहले हाथ धोना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है? H+ OH मतलब ऋणायक आयन, Cl H2O पॉजिटिव। इसका सही आंसर हो जाएगा OH माइनस, OH याद रखिएगा ऋणायन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड मतलब OH ऋणायन प्रदान करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या क्लोरीन? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, याद रखना है। तो हाइड्रोजन धातु के साथ अम्ल की जब अभिक्रिया होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 22 को, क्वेश्चन नंबर 22 को, क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है? क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखिए विरंजक चूर्ण, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। याद रखिएगा क्लोर क्षार, क्लोर क्षार क्या होता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल लवण जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इससे निर्मित उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार एवं क्लोरीन क्लोर होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 23 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट देखिए, एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा, स्पर्श उस साबुन की तरह है, स्पर्श करने पर साबुन की तरह है तथा प्राकृतिक संचारक है। यह पदार्थ क्या होगा? अम्ल, क्षार, लवण, क्षारक। इसका सही आंसर हो जाएगा क्षार होगा, याद रखिएगा क्षार। क्षार क्या होता है? जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है, स्पर्श साबुन की तरह होता है तथा प्रकृति संचारक होती है। इन्हें कभी भी चखना या छूना नहीं चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 24, निम्नलिखित में किस pH मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे? 6, 5, 6.4 या 7? याद रखिएगा 5.6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। 5.6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि 6 ज्यादा है, 6.4 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, याद रखिएगा। देखिए अम्लीय वर्षा क्या होता है? वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट देखिए 25 को, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाता है, गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, वह गैस कौन है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस। अम्ल प्लस धातु जब अभिक्रिया होता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलता है, याद रखिएगा। अम्ल प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है जब अम्ल और धातु के साथ अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट देखिए, तो हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा सी 25 का। 26 को देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में होता है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, उपरोक्त सभी। रासायनिक अभिक्रिया में उपरोक्त सभी होता है, मतलब अवस्था में परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया में, रंग में परिवर्तन होता है, गैस में उत्सर्जन होता है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का। 27 को देखिए, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहां होता है? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत। छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 28 को देखिए, रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है क्या कहलाता है? रक्त वाहिकाएं। शिरा, धमनी,
कोशिका जाइलम, इसका सही आंसर हो जाएगा धमनी, याद रखिएगा। धमनी क्या करता है, रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। धमनी हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है, और सिरा इसका उल्टा होता है। मतलब सिरा क्या करता है, यह शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त लेकर हृदय में पहुंचाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धमनी, हृदय से रक्त को ले जाता है विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों तक। 29 को देखिए, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लसिका, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स याद रखना, प्लेटलेट्स। एक होता है विटामिन के, जिसको फिलोक्विनन कहा जाता है, उसका केमिकल नाम। अगर उसकी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है, परिवहन, स्थानांतरण, बाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन कहलाता है, याद रखिएगा। बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की क्षति बाष्पोत्सर्जन कहलाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 31 को, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है, पहले जान लीजिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। 6CO2 + 12H2O सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या बनता है, ग्लूकोज। C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, सही आंसर। मतलब ग्लूकोज होता है, तो कार्बोहाइड्रेट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 32 को, आमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा करके किसके द्वारा होती है, अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होता है, आमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होता है, श्लेष्मा, पेप्सिन, पित्त, जठरस। इसका सही आंसर हो जाएगा श्लेष्मा, याद रखिएगा 32 का। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल से बचाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 33 को, तो श्लेष्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 33, निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है, मनुष्य का, कुत्ता, गाय या शेर। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा गाय, याद रखिएगा। क्षुद्रांत क्या होता है पहले जान लीजिए। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के पूर्ण पाचन का स्थल होता है, याद रखिएगा। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के पूर्ण पाचन का स्थल होता है। घास खाने वाले शाकाहारी जीवों को सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की जरूरत होती है। घास खाने वाले शाकाहारी जीवों को सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की जरूरत होती है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा गाय। नेक्स्ट देखिए 34 को, क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, द्विखंडन होता है, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, द्विखंडन होगा इसका सही आंसर। अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, द्विखंडन। नेक्स्ट देखिए 35, पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, लैंगिक जनन, बीजाणु। इसका सही आंसर हो जाएगा कायिक प्रवर्धन, याद रखिएगा कायिक प्रवर्धन। 36 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है, परागकोश, अंडाशय, तंतु, पुंकेसर। इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाशय, याद रखिएगा। अंडाशय पुष्प का मादा जनन भाग, स्त्री केसर मतलब अंडप का भाग है। मतलब अंडाशय क्या है, पुष्प का मादा जनन भाग, स्त्री केसर होता है, मतलब अंडप होता है, अंडप का एक भाग है। अंडप का 3 भाग है, वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका। तो अंडाशय इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 37, निम्नलिखित में कौन लैंगिक संचारण रोग है, कैंसर, टाइफाइड, गोनोरिया, कोरोना। गोनोरिया एक लैंगिक संचरण रोग है। गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स ये सब लैंगिक संचरण रोग है, याद रखिएगा। एड्स हो गया, सिफिलिस। नेक्स्ट देखिए 38, शुक्राणु कहां उत्पन्न होते हैं, शुक्राशय, शुक्राणु वाहिनी, वृषण,
प्रोस्टेट ग्रंथि वृषण से उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। शुक्राणु अथवा नर जनन कोशिका का निर्माण वृषण में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृषण, ऑप्शन सी। 39 को देखिए, तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरण होता है, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरण होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरण होता है, नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन दहन करके ऊष्मीय ऊर्जा पैदा की जाती है। पहले ईंधन दहन करके ऊष्मीय ऊर्जा पैदा की जाती है, जिसके बाद विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा। नेक्स्ट 40 को देखिए, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सीएनजी, एलपीजी, जैव गैस, CO2। इसका सही आंसर हो जाएगा जैव गैस, ठीक है, जैव गैस। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैव गैस। तो ये थे 40 क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।